अनिकेत बाइक चला रहा है और पूजा पीछे बैठी है। पूजा, ये विशाल कुमार और पहली पिक्चर क्या बोल रहे थे अंकल? अनिकेत, अंकल छोड़ो, अब पापा बोलने की आदत डाल लो। पूजा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, पापा क्या बोल रहे थे? अनिकेत, अब इस राज पर से तो शादी के बाद ही पर्दा उठेगा। कट टू सांसद संतोष सिंह के घर के बाहर। बाइक रुकती है, पूजा उतरती है। अनिकेत बाइक को लॉक करके स्टैंड पर लगाकर पूजा के साथ घर के अंदर की ओर बढ़ते हुए बोलता है। अनिकेत, मैं अभी तो आया हूँ छोड़ने, पर शादी के बाद रोज़ रोज़ नहीं आऊँगा। पापा को बोलना बेटी को मिलने का मन है तो खुद आकर ले जाएं। कट टू संतोष सिंह पूजा के पिता फ़ोन पर बात कर रहे हैं। उनका छोटा भाई जल्दी जल्दी में आता है। संतोष फ़ोन काटते हैं और भाई से पूछते हैं। संतोष सिंह, क्या हुआ? संतोष सिंह, क्या हुआ? आशुतोष, संतोष सिंह का भाई, भैया पूजा आ रही है, उसी लड़के के साथ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। संतोष सिंह, ठीक है, आने दो। पूजा अनिकेत के साथ घर में एंटर करती है। पूजा अनिकेत को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है, पापा ये अनिकेत है। अनिकेत, नमस्ते अंकल। संतोष सिंह कोई जवाब नहीं देता। संतोष सिंह, कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ता है? पूजा, जी पापा। एक मामूली से बुक स्टोर वाले का बेटा है जो जात से कुर्मी है। पूजा अपने पिता को रोकने का असफल प्रयास करते हुए कहती है, पापा। संतोष सिंह, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बात सिर्फ दोस्ती तक है या कहानी आगे बढ़ चुकी है? पूजा डर से कांपने लगती है। संतोष सिंह आवाज़ ऊंची करते हुए कहता है, क्या तुम इस दो कौड़ी की किताब बेचने वाले लड़के से शादी करना चाहती हो? पूजा खामोश रहती है। संतोष सिंह जोर से चिल्लाता है, जवाब दो पूजा। पूजा डरते डरते सर हिलाकर हामी भरती है। अनिकेत पूजा को डिफेंड करने की कोशिश में बोलता है, एक्चुअली अंकल। आशुतोष अनिकेत को रोकते हुए बोलता है, तुझसे पूछा भैया ने। अनिकेत, नहीं मैं तो बस। आशुतोष, मुंह बंद बिल्कुल। जब पूछा जाए तभी बोल, वरना बोलने लायक नहीं रहेगा। अनिकेत को प्रभात की कही हुई बात याद आती है कि कुछ भी उल्टा सीधा हो तो बिना बहस किए सीधे घर आना। अनिकेत, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, बाय पूजा। संतोष सिंह, अरे ऐसे कैसे चलना चाहिए? तुम तो मेरे दामाद बनने का सपना लेकर आए थे ना। पहली बार ससुराल आए हो तो बिना खातिरदारी के तुम्हें कैसे जाने दिया जा सकता है? पीछे से दो लोग आगे आते हैं और अनिकेत को कसकर पकड़ लेते हैं। अनिकेत, देखिए अंकल, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम लोग अब से नहीं मिलेंगे, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। संतोष सिंह, अरे ये तो बड़ा बुज़दिल निकला, इससे शादी करना चाहती हो? मुझे तो लग रहा था मरने मिटने की बातें करेगा, पर इसे तो घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है। संतोष, आशुतोष और संतोष का पिए तीनों खूब ज़ोर से हंसते हैं। अनिकेत, देखिए अंकल, अब ज़्यादा हो रहा है, मैं आपसे तमीज़ से पेश आ रहा हूँ, तो आप भी मर्यादा में रहकर बात करें। आशुतोष अनिकेत के बाल पकड़ते हुए बोलता है, अरे बच्चे को गुस्सा आ गया। पूजा चिल्लाकर आशुतोष की ओर भागती है और अनिकेत को छुड़ाने का प्रयास करती है। पूजा रोते हुए कहती है, चाचा जी छोड़ दीजिए इसे। संतोष सिंह, पूजा तुम अंदर जाओ। पूजा, पर पापा। संतोष जोर से चिल्लाता है, सावित्री। एक तकरीबन 50 साल की महिला अंदर से निकल कर आती है। संतोष सिंह, सावित्री, इसे अंदर लेकर जाओ। सावित्री पूजा को अंदर ले जाती है। पूजा ना चाहते हुए भी सावित्री के कहने पर अंदर चली जाती है। पूजा के जाने के बाद संतोष सिंह बोलता है, क्या आशु, इतनी देर हो गई दामाद जी को आए, तुमने अभी तक खातिरदारी शुरू नहीं की? जल्दी शुरू हो जाओ भाई, वरना दामाद जी बुरा मान जाएंगे। यह सुनते ही आशुतोष अनिकेत को मारना शुरू कर देता है। संतोष सिंह आगे कहता है, इतना मारो साले को कि भविष्य में अपनी पत्नी को प्यार करने में भी डर लगे। संतोष सिंह अनिकेत के करीब आता है। आशुतोष मारना रोक देता है। संतोष सिंह अनिकेत के बाल पकड़कर बोलता है, न जात बराबर न औकात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को प्यार करने की? अनिकेत, तब तुमको जात क्यों नहीं याद आती जब हाथ जोड़ते हुए हम छोटी जात वालों के घर पर वोट मांगने आते हो? जब अपनी रैलियों में भीड़ बढ़ानी होती है तब तो यही छोटी जात वाले याद आते हैं। तब क्यों नहीं बुलाते अपनी ऊंची जात वालों को? और रही औकात की बात, तो देखना बहुत जल्द मेरे पापा को पूरा हिंदुस्तान जानने लगेगा। संतोष सिंह, क्यों, तुम फटीचरों के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है क्या, जो घिसोगे और चमत्कार होने लगेंगे? अनिकेत, चिराग तो हमारे पास हमेशा से था, बस घिस नहीं रहे थे। संतोष सिंह, तुम छोटे लोगों को सिर्फ एक चीज़ घिसना आती है, वो है तुम्हारा पिछवाड़ा। आशुतोष और पीए जोर से हंसते हैं। अनिकेत,
जितना मर्जी बड़बड़ा लो संतोष सिंह, पर ससुर तो तुम्हें अंत में इसी छोटी जात वाले का बनना है। इसलिए कह रहा हूँ, इतना मत गिरो कि बाद में धमाद से नजरें भी ना मिला पाओ। संतोष सिंह का गुस्सा बढ़ जाता है। संतोष सिंह, तेरे अंदर हिम्मत ज़्यादा है या दिमाग कम है? तू यहाँ से जिंदा चला जाएगा इस बात का तो तुझे पता नहीं, और तू दावे कर रहा है कि तू ही मेरा दामाद बनेगा। कमाल है। इसने नज़रें मिलाने की बात की ना, आशु इसका वो हाल कर कि खुद से भी नज़रें ना मिला पाए। ले जा इसको अंदर और डाल दे वीडियो बना के साले का इंटरनेट पे। आशुतोष और उसके दो आदमी अनिकेत को ज़बरदस्ती खींचकर अंदर ले जाते हैं। अनिकेत काफ़ी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, पर सफल नहीं हो पाता। संतोष सिंह कहता है, आया बड़ा नजरें मिलाने वाला। हम यहाँ सपना लिए बैठे हैं कि होने वाले मुख्यमंत्री के ससुर बनेंगे, और ये साले खुद को हमारा दामाद बनाने पर तुले हैं। कट्टू। प्रभात और मेघना टेंशन में इधर से उधर टहल रहे हैं, और दोनों अपने अपने मोबाइल से अनिकेत का नंबर डायल कर रहे हैं। मेघना, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, अब तक नहीं आया, कहीं बात बिगड़ तो नहीं गई? अनिकेत का नंबर लगाते हुए प्रभात बोलता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, पर तुम्हारा ये गधा लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेघना, इसलिए तो और चिंता हो रही है। प्रभात खूंटी पर टंगी शर्ट उतारता है और पहनते हुए कहता है, मैं जाकर देख कर आता हूँ, तुम तब तक घर में ही रहना। मेघना, ठीक है, पर ध्यान से जाइएगा, और कम से कम आप तो मेरा फ़ोन उठा लेना। तभी अनिकेत घर में घुसता है। प्रभात, लो आ गए लाट साहब। मेघना, फ़ोन तो उठा लिया कर बेटा। जैसे ही प्रभात और मेघना अनिकेत को ध्यान से देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। प्रभात पूछता है, अन्नी बेटा, तेरे ये खून कैसा निकल रहा है? मेघना, बेटा ये क्या हो गया, ये चोट कैसे लगी तेरे? अनिकेत कुछ जवाब दिए बिना अपने कमरे की ओर बढ़ता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। लंगड़ाते हुए अनिकेत अपने कमरे में जाता है। प्रभात और मेघना भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। प्रभात, ये सब संतोष सिंह ने किया ना तेरे साथ? अनिकेत प्रभात को गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी पापा। प्रभात अनिकेत को बिठाते हुए कहता है, तू बैठ पहले और फिर आराम से बता के क्या हुआ। मेघना, अन्नी को पानी पिलाओ। मेघना ज़रा सा हिलती है कि अनिकेत मेघना को रोक लेता है। अनिकेत, नहीं मम्मी, मेरे पास बैठो। मेघना अनिकेत के सराहने बैठती है। अनिकेत मेघना को गले लगाते हुए बोलता है, आई लव यू मम्मी। मेघना अनिकेत का सर पर हाथ रख फेरते हुए बोलती है, आई लव यू टू मेरा बच्चा। अनिकेत, पापा अब आप लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेघना, बेटा पर। अनिकेत, मम्मी प्लीज़, पापा आप प्लीज़ मम्मी को समझाओ ना। प्रभात, बाहर चलो मेघना, इसको सोने दो। मेघना, पर प्रभात, अन्नी को हमारी ज़रूरत है। प्रभात, हाँ, पर उसे आराम की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। अन्नी, देख बेटा, हम जा रहे हैं, पर तू कभी अपने दिल में ये मत लाना कि तू अकेला है। चाहे बात जो भी हो, पर हमेशा ये याद रखना कि तेरा ये बाप हमेशा तेरे साथ खड़ा है। प्रभात और मेघना अनिकेत के कमरे से बाहर आकर बात करते हैं। मेघना, आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा? प्रभात, और कौन कर सकता है? मेघना, मतलब संतोष सिंह। कट्टू। प्रभात और मेघना दोनों बिस्तर पर लेटे हैं। प्रभात किसी बहुत गहरी सोच में पड़ा है। मेघना, क्या सोच रहे हैं? प्रभात, यही कि कितना खुदगर्ज बाप हूँ मैं। लोग अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, चोरी करके, डाका डाल के, रिश्वत लेके पैसे कमाते हैं और बच्चों के शौक़ पूरा करते हैं, और मैं हमेशा अपने झूठे सिद्धांतों की वजह से पैसों से दूर भागता रहा, जबकि मैं चाहता तो अपनी कहानियाँ बेचकर अन्नी और तुम्हारा हर शौक़ पूरा कर सकता था। मेघना, नहीं, मैं जानती हूँ आप सिद्धांतों की वजह से नहीं, अपनी कमोटोफोबिया की वजह से पैसों से दूर भागते थे। प्रभात मेघना को करेक्ट करते हुए बोलता है, क्रोमेटोफोबिया। मेघना ये सुनकर सरप्राइज होते हुए बोलती है, आपको ये बोलना आता था? प्रभात, मैं जानकर गलत बोलता था ताकि अन्नी मुझे करेक्ट करे, और जब वह ऐसा करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेघना, बड़े शातिर हैं आप, सब जानते हैं, फिर भी भोला बनने का नाटक करते हैं। प्रभात मुस्कुराता है, कल से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। कल से मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे मेरी बीवी और मेरा बेटा चाहते हैं। तुम लोग चाहते थे ना मेरी कहानियों पर फिल्में बने, अब बनेंगी। अब गरीबा कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगी, और कोई भी मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। अब से शराफत का किस्सा ही ख़त्म, अब से जैसी दुनिया वैसे हम। मेघना बहुत खुश हो जाती है और प्रभात को गले लगा लेती है। प्रभात, मैं कल ही विशाल कुमार के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा, और जो पैसे हमें मिलेंगे उससे सबसे पहले हम जाएंगे दुनिया घूमने, वर्ल्ड टूर पर। मेघना, अरे वाह, चलकर अन्नी को बताएं, बहुत खुश हो जाएगा, उसकी तो ज़िंदगी ही सफल हो जाएगी। दोनों लोग हल्के से हंसते हैं। मेघना, पर प्रभात,
पूजा के बिना कैसे खुश हो पाएगा अन्नी? प्रभात, पूजा के बिना होना ही क्यों है खुश? मेघना, मतलब तुम मना लोगे संतोष सिंह को? प्रभात, वो नहीं मानेगा, और जो उसने आज किया है उसके बाद मुझे उसे मनाना भी नहीं है। मेघना, फिर पूजा और अन्नी कैसे मिल पाएंगे? प्रभात, घर की मुर्गी दाल बराबर। दुनिया तुम्हारे पति की कहानियों की दीवानी है और तुम हो कि पढ़ती ही नहीं। अगर पढ़ती होती तो जानती कि मेरी कहानियों में विलेन बहुत पावरफुल होता है और हीरो बहुत कमज़ोर। फिर भी अपनी सच्चाई और डिटर्मिनेशन के दम पर आखिर में हीरो विलेन को हरा ही देता है। मैं एक और कहानी लिखूंगा जिसमें अपना हीरो अनिकेत विलेन संतोष सिंह के छक्के छुड़ा देगा। मेघना मुस्कुराती है। कट टू। रात ढल चुकी है, सवेरा होने में अभी कुछ वक्त है। अभी तक सूरज की सिर्फ कुछ किरणें ही फूटी हैं। प्रभात घबराया हुआ सा आता है और मेघना को जगाने की कोशिश करता है। प्रभात, मेघना उठो जल्दी। मेघना जागती है। प्रभात, वो अन्नी? मेघना घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ अन्नी को? कट टू। अनिकेत अपने बेड पर बदहवास पड़ा है। कहीं पास कुछ नींद की गोलियां बिखरी पड़ी हैं। प्रभात, रात को हमारे कमरे से जाने के बाद अन्नी ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। मेघना ये सुनकर दंग रह जाती है। वो दौड़कर अनिकेत के पास पहुंचती है और उसे ज़ोर से हिलाते हुए रो रो कर बोलती है, अन्नी बेटा उठना, उठ जा बेटा, आज तो तुझे कितना कुछ बताना था। तेरे पापा ना बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसा तू चाहता था। हम घूमा करेंगे, बड़ा घर खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे, पूजा से तेरी शादी भी करा देंगे। बस तू उठ जा मेरे बेटे। मेघना की हल्की सी सिसकियां अब तेज चीखों में बदल जाती हैं। वो प्रभात को चिल्लाते हुए बोलती है, इसे उठने बोलिए ना, आपकी बात तो मानता है ना, ये बोलिए ना इसको, इसे बताइए ना रात आपने क्या क्या सोचा था इसके लिए। आज तो आप विशाल कुमार से मिलने जाने वाले थे। बोलिए ना इसको, ये भी साथ जाएगा आपके। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, कुछ कीजिए ना। प्रभात, मैंने विवेक भैया को फ़ोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। मेघना लगातार रोती रहती है। प्रभात की आंखों से भी आंसू टप टप गिरने लगते हैं। कट टू। विवेक, जो कि मेघना के बड़े भाई हैं और पेशे से सीएमओ हैं, वो कुछ मशीन सेट करते हैं ताकि अनिकेत की कंडीशन मॉनिटर की जा सके, और फिर कहते हैं, तुम दोनों बाहर आओ मेरे साथ। विवेक मेघना और प्रभात को कमरे से बाहर ले जाता है। विवेक प्रभात के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, विवेक, अनिकेत कोमा में चला गया है। ये सुनकर प्रभात और मेघना दोनों टूट जाते हैं। मेघना फर्श पर बैठ जाती है। प्रभात हालांकि खुद भी टूट चुका है, पर फिर भी मेघना को ढांढस बंधाने की कोशिश करते हुए मेघना को गले लगाता है और कहता है, संभालो अपने आप को मेघना, हमारा नींद ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। विवेक की आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। विवेक, देखो मेघना, अनिकेत मेरे लिए बिल्कुल मेरे बेटे अंकित की तरह है। मैंने अंकित का नाम भी तो अनिकेत के नाम पर ही रखा था। अंकित तो हमेशा से पढ़ाई की वजह से मुझसे दूर ही रहा, पर अनिकेत को देखकर मुझे कभी अंकित की कमी महसूस नहीं हुई। इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर यह वक्त टूटने का नहीं बल्कि संभलने का है। इसलिए खुद को संभालो मेघना। मेघना, भैया अगर हॉस्पिटल ले जाने से कुछ फ़ायदा हो तो क्या हम अन्नी को हॉस्पिटल ले जाएं? आप पैसों की फ़िक्र मत कीजिए, वो हम मैनेज कर लेंगे। विवेक, अगर हॉस्पिटल ले जाने से फ़र्क पड़ता तो क्या ये बात तुम्हें मुझे कहने की ज़रूरत पड़ती? देखो मेघना, कोमा में कुछ सर्टेन नहीं होता। आने को अनिकेत कल भी कोमा से बाहर आ सकता है, और यह भी हो सकता है कि सालों ऐसे ही कोमा में रहे। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट उसका हॉस्पिटल में होता, मैंने घर में ही सारा इंतज़ाम कर दिया है। मैं खुद आकर चेक करता रहूँगा और मेरे डॉक्टर्स भी बीच बीच में आकर चेक करते रहेंगे। तुम परेशान मत हो। और हाँ, एक बात का तुम दोनों ख़ास ख्याल रखना, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब प्रभात अन्नी के करीब जा रहा है तो अन्नी नॉर्मल है, पर जैसे ही मेघना उसके करीब जा रही है तो अन्नी की हालत बिगड़ रही है। इसलिए अन्नी के पास जब भी कुछ भी करने जाना हो तो प्रभात तुम ही जाओगे, मेघना तुम उसके कमरे से दूर ही रहोगी। ये सुनकर मेघना और ज़्यादा रोने लगती है। मेघना, पर ऐसा क्यों हो रहा है भैया? विवेक, इस क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर अन्नी की और हम सब की भलाई इसी में ही है कि तुम अन्नी से दूर रहो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। कट टू। प्रभात अन्नी के बगल में बैठा है। मेघना हल्के से दरवाज़ा खोलकर झाँकती है और हल्के से प्रभात को आवाज़ देती है, प्रभात इधर आइए। मेघना बहुत ही बेचैन दिख रही है। प्रभात तुरंत उठकर बाहर आता है। मेघना घबराते हुए प्रभात को एक वीडियो दिखाती है जिसमें अनिकेत के साथ रेप किया जा रहा है, उसे फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है। दो आदमी अनिकेत के साथ ज़बरदस्ती करते दिख रहे हैं। मेघना प्रभात के हाथ से मोबाइल झपटते हुए बोलती है, मैं जा रही हूँ। प्रभात, कहाँ जा रही हूँ? मेघना, पुलिस स्टेशन। प्रभात, नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मेघना, मैं सही गलत कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे के साथ ये नीच हरकत करने वाले को मैं ऐसे आराम से नहीं रहने दूंगी। प्रभात, पागल मत बनो मेघना। मेघना, क्या चाहते हैं आप?
कि हमारे बेटे की ऐसी हालत करने वाले को ऐसे ही खुला घूमने दें ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके, चुनाव लड़ सके, फिर से सांसद बन सके। प्रभात, देखो मेघना, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। ये वीडियो देखकर मुझे भी उतना ही धक्का लगा है जितना कि तुम्हें। पर ऐसे बिना किसी सबूत या गवाह के संतोष सिंह पर आरोप लगाएंगे तो पुलिस वाले उल्टा हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मेघना, तो क्या करें, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? प्रभात, नहीं, हम पहले अपने समर्थन में गवाह इकट्ठे करेंगे। कट्टू, प्रभात और मेघना अनिकेत के दोस्त विनय के घर ढूंढने के लिए गली में घूम रहे हैं। सामने से एक व्यक्ति आता दिखता है। प्रभात उसे रोककर पूछता है, भाई साहब, ये विनय सक्सेना कहाँ रहते हैं जिनकी मार्केट में विनय स्वीट्स के नाम से दुकान है? पर्सन, अच्छा, विनय स्वीट्स, ये पीछे गली में बाएं साइड पर तीसरा मकान है, सक्सेनाज हाउस करके लिखा होगा। प्रभात, थैंक यू। प्रभात और मेघना बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं जहां सक्सेनाज हाउस की नेम प्लेट लगी है। प्रभात, लगता है यही घर है। मेघना, बेल बजाइए। प्रभात बेल बजाता है। अंदर से एक यंग लड़का निकल कर आता है जो कि अनिकेत का दोस्त विनय है। विनय, अरे अंकल आंटी, आप अंदर आइए ना। कट्टू, मेघना, प्रभात और विनय बैठकर बात कर रहे हैं। विनय झिझकते हुए पूछता है, "अ, मैंने वीडियो देखा अंकल, इट मस्ट बी एन एडिटेड वीडियो, पर कोई क्यों ही ये करेगा? मैंने कई बार अनिकेत का फ़ोन ट्राई किया पर स्विच ऑफ ही आ रहा है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो मैं खुद घर आने वाला था। प्रभात, वीडियो एडिटेड नहीं है। ये सुनकर विनय को काफ़ी शौक लगता है। विनय, ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? प्रभात, उस घटना के बाद अन्नी ने अपनी जान देने की कोशिश की और तब से वो कोमा में है। विनय, पर ये सब हुआ कैसे? प्रभात विनय को सब समझाता है। प्रभात, पूजा का उस दिन के बाद से नंबर बन जा रहा है। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें पूजा कॉलेज में मिले तो उसे बोलना कि हमें फ़ोन करे। हमें उसकी, तुम्हारी और बाकी दोस्तों की गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। विनय, पर अंकल पूजा तो उस दिन से कॉलेज आई ही नहीं। सुना है उसने कॉलेज छोड़ दिया है और अमेरिका में अपने मामा जी के पास रह रही है और वहीं पढ़ाई कर रही है। प्रभात को समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। प्रभात, क्या तुम हमें अपने बाकी के दोस्तों के पास लेकर चल सकते हो जो ये जानते हो कि पूजा और अनिकेत एक दूसरे से प्यार करते थे? विनय, बिल्कुल अंकल, हमारा तो पूरा ग्रुप जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। कट्टू, अनिकेत के दोस्त के घर उसके 5 दोस्त इकट्ठा हुए हैं। प्रभात उनको समझाते हुए कहता है, देखो बेटा, अनिकेत को इंसाफ दिलाने के लिए हमें तुम लोगों की गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे? सब दोस्तों के बिहाफ पर विनय बोलता है, जी अंकल, हम सब आपके साथ हैं। दूसरा फ्रेंड, पर अंकल हमें करना क्या होगा? विनय, हम संतोष सिंह पर अनिकेत को मेंटली और सेक्सुअली हैरेस करने के लिए चार्जेस लगाएंगे। तुम लोगों को सिर्फ ये गवाही देनी है कि अन्नी और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे। दोस्त, ठीक है अंकल। प्रभात, तो ठीक है, कल ठीक 11 बजे हम लोग पुलिस स्टेशन पर मिलते हैं। कट्टू, दिन लगभग ढल चुका है। मेघना और प्रभात घर पहुंचते हैं। प्रभात घर के बाहर बाइक रोकते हुए बोलता है, तुम अंदर जाओ, मैं स्टोर होकर आता हूँ। मेघना, पर इस टाइम स्टोर जाकर क्या करेंगे? प्रभात, कुछ काम याद आ गया है, तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। कट्टू, प्रभात फिर से विनय के घर पहुँचता है। प्रभात खामोशी से चेक करता है कि आसपास कोई है तो नहीं जो उसे देख रहा है। जेब में से एक पेपर निकालता है। पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर पेपर में पत्थर को रैप करके पत्थर विनय के घर में फेंकता है। कांच टूटने की आवाज़ आती है और प्रभात वहाँ से खामोशी से निकल जाता है। अगले दिन सुबह प्रभात और मेघना पुलिस स्टेशन के लिए जस्ट घर से निकलने वाले हैं। प्रभात, जल्दी करो मेघना, वो सब पहुंचने वाले होंगे। अचानक अनिकेत के सारे दोस्त घर पर ही आ जाते हैं। प्रभात, अरे तुम लोग सब यहीं आ गए, पर हमने पुलिस स्टेशन पर ही मिलने की बात की थी ना। चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो साथ ही चलते हैं। प्रभात ये कहते हुए गेट की ओर बढ़ता है और विनय उसको रोकते हुए कहता है, विनय, सॉरी अंकल, पर हम आपके साथ नहीं आ सकते। प्रभात, नहीं आ सकते मतलब? एक दोस्त, अंकल हम संतोष सिंह के खिलाफ कुछ गवाही नहीं दे पाएंगे। मेघना, क्या हुआ बेटा, कल तक तो तुम सब अनिकेत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। एक फीमेल दोस्त, आंटी हम लोग अनिकेत के फ्रेंड्स हैं और चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, पर उसके लिए हम अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकते। दूसरा दोस्त, कल आपके जाने के बाद हम सबके घर पत्थर में लिपटा एक लेटर आया। विनय प्रभात को लेटर देता है। प्रभात लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा है, अगर तुम लोगों ने किसी भी तरह की गवाही दी या पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भी वही हाल होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ है। कट्टू, मेघना और प्रभात दोनों अकेले घर में बैठे हैं। मेघना, बैठे बैठे सोच क्या रहे हैं? बच्चे हमारे साथ नहीं जाएंगे तो क्या हम रिपोर्ट ही नहीं लिखाएंगे? उठिए आप,
कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम अकेले अपने अन्नी के लिए लड़ेंगे। ये कहकर मेघना खड़ी होती है और प्रभात को अपने संग पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। प्रभात, हम कहीं नहीं जा रहे मेघना। मेघना, क्या मतलब है आपका? प्रभात, मतलब हम कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं जा रहे। मेघना, मतलब आप भी उसकी धमकी से डर गए? प्रभात, बेवकूफ़ी और बहादुरी में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है मेघना। जो ज़्यादा बहादुर होते हैं ना, वो अक्सर बेवकूफ़ भी होते हैं। मेघना, तो आप घर पर बैठकर एक समझदार इंसान की तरह अपने बेटे के मरने का इंतज़ार करते रहेंगे? प्रभात, जज्बात में आकर कुछ भी मत बोलो। तुम्हें अब भी संतोष सिंह की पावर का अंदाज़ा नहीं हुआ? ना हमने किसी को बताया, ना उन बच्चों ने। फिर भी संतोष सिंह को हमारे रिपोर्ट लिखाने के बारे में पता लग गया। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा नेटवर्क है उसका। वो पल पल हम पर नज़र रखे हुए है। वो कागज़ पर लिखी हुई सिर्फ धमकी नहीं थी, वो जब चाहे जिसे चाहे ख़त्म कर सकता है। मेघना, प्रभात, वो भगवान नहीं है। प्रभात, एक पावरफुल इंसान एक कमज़ोर आदमी के लिए भगवान से कम नहीं होता। मेघना, आप जब पैसों से, शोहरत से दूर भागते थे ना, तो मुझे वो आपकी सादगी और फैमिली के लिए प्यार लगता था। पर आज समझ आया वो आपकी कायरता थी। आप एक बहुत बड़े कायर हैं, जिसे पावरफुल लोगों से भी डर लगता है और ख़ुद पावरफुल होने से भी डर लगता है। आप बैठो घर में समझदार बनकर। मैं जा रही हूँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने। मेघना गेट की तरफ बढ़ती है। प्रभात, एक भी कदम और बढ़ाया तो मेरा मरा मुंह देखोगी मेघना। ये सुनकर मेघना रुक जाती है और रोते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ती है। बेबस और लाचार प्रभात वहीं खड़ा रहता है। कट टू, प्रभात ने अपना कंप्यूटर, जिस पर वो स्क्रिप्ट्स लिखता है, अनिकेत के बेड के पास इंस्टॉल कर लिया है। प्रभात अनिकेत के पास बैठकर अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहा है। मेघना दरवाजे से झांक कर धीरे से बोलती है, प्रभात, मैं उषा के यहाँ जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। मेघना प्रभात को बिना बताए संतोष सिंह पर नज़र रखना शुरू करती है। वो संतोष सिंह के घर, उसके ऑफिस और आसपास की सारी जगहों का जायज़ा लेती है। वो देखती है कि संतोष सिंह के घर के ठीक सामने एक छोटा सा पान का खोखा है। मेघना उस पान वाले के पास जाती है। मेघना, भैया। मेघना, भैया एक पान देना। पनवाड़ी, आप खाएंगी? मेघना, और कोई दिख रहा है आपको हमारे साथ? पनवाड़ी, अरे मैडम नाराज़ मत होइए, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि मीठा दें या तंबाकू वाला। पान वाला पान बनाना शुरू करता है। अभी बनाए देते हैं मीठा पान। मेघना, तंबाकू वाला। पान वाला, आप तो बहुत शौकीन मालूम पड़ती हैं। मेघना पान मुंह में डालकर चबाते हुए पान वाले से फ्रेंडली होने की कोशिश करते हुए बोलती है, हम्म, हम सिर्फ पान के ही नहीं, वैसे भी काफ़ी शौकीन हैं, बिहार के जो ठहरे। पनवाड़ी, अरे आप बिहार से हैं? हम भी बिहार से हैं। मेघना, अरे वाह, उस हिसाब से तो आप हमारे रिश्तेदार लगे। पनवाड़ी, जी जी। मेघना, ठीक है, अभी तो चलते हैं, पर मिलते रहेंगे, आखिर रिश्तेदारी जो निभानी है। पनवाड़ी खुश होते हुए हंसता है। कट्टू, मेघना घर में एंटर करती है। खिड़की से देखती है कि प्रभात अपनी स्क्रिप्ट्स लिखने में व्यस्त है। वो निराशा में अपना सर हिलाती है और सोचती है कि प्रभात को अपनी कहानी और स्क्रिप्ट्स के अलावा किसी और चीज़ की चिंता नहीं है।